नमस्कार प्यारे साथियों। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई खूब बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, आज हमारा उपन्यास का चौथा क्लास है और हम बारी बारी से उन सभी महत्वपूर्ण उपन्यासों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं जो आपकी परीक्षा के लिए ज़रूरी है। चलिए हम आगे जो है देखते हैं कि अब हमें किस उपन्यासकार को पढ़ना है। प्यारे साथियों, पिछली कक्षाओं में जितने भी उपन्यास आप पढ़े हैं वो सभी के सभी उपन्यास आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तो है ही, साथ साथ कई बार पूछा भी गया है। अब अगला उपन्यास मिलेगा प्रताप नारायण श्रीवास्तव का, प्रताप नारायण श्रीवास्तव जी का। ठीक है, इनकी सबसे पहली जो रचना है वह हमें मिलेगी विदा। इसका जो समय है प्यारे साथी वह है 1927। इसमें क्या बात कही गई है? इसमें जो भारतीय और जो पाश्चात्य परंपराएं हैं, सभ्यताएं हैं, उनके बीच कुछ संबंधों को स्थापित करने की कोशिश की गई है इस उपन्यास में। ठीक है, तो इसमें आप लिख सकते हैं कि भारतीय और पाश्चात्य सभ्यताओं के संबंधों को उजागर करने की कोशिश की गई। करने की कोशिश की गई। ठीक है, किसके माध्यम से? विदा के माध्यम से। किसकी रचना है? प्रताप नारायण श्रीवास्तव जी की रचना है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगली रचना के बारे में बात करें तो अगली रचना हमें मिलेगा विजय। इसका अगर समय देखा जाए तो इसका समय है 1937। अब इसमें किसका जिक्र किया गया है? इसमें प्यारे साथी बाल विधवा समस्या का गंभीर जो है चित्रण किया गया है। इसमें बाल विधवा समस्या का गंभीर जो है चित्रण किया गया है। किसमें? विजय में। इस बात को ध्यान रखेंगे। पहले बाल विवाह हुआ करते थे और बाल विवाह जब हो जाता था तो उसके बाद कोई भी कारण रहा हो जिससे चाहे पति या उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती थी, तो अगर पत्नी की मृत्यु होती है तो उसके लिए तो ऐसी कोई पाबंदियां तो देखने को मिलती नहीं थी। लेकिन आप जानते हैं कि जब किसी का पति जो है जब उसकी मृत्यु हो जाती थी तो बहुत सारे पाखंड हमारे समाज में भरे पड़े थे। इससे पहले उन्हें आप जानते हैं सती प्रथा का भी प्रचलन बहुत जोरों शोरों से हुआ करता था। इसमें होता यही था कि अगर पति का देहांत हो गया तो जो उसकी पत्नी है, मतलब स्त्री, वह विधवा तो हो गई,
अब समाज में उसके लिए कोई जगह नहीं है। ऐसी मान्यताएं उस समय की थी, ऐसे पाखंड भरे हुए थे। तो उसके साथ क्या किया जाता था? उसको उसके पति के साथ उसी के चिता पर उसको भी जो है लिटा दिया जाता था, वो भी जिंदा, और जला दिया जाता था। अब आप थोड़ी सी कल्पना कर लीजिए इस चीज़ को कि अगर वर्तमान समय में ये चीज़ें होती तो क्या होता। यह महिलाओं के साथ बहुत बड़ा अत्याचार था, और उन अत्याचारों को कैसे ख़त्म किया जा सकता है? या तो उस पर आवाज़ उठाया जाए। इसके लिए निकल कर आते हैं राजा राम मोहन राय जी, और बहुत से लोग ऐसे हैं, दयानंद सरस्वती जी, ऐसे बहुत से अनगिनत नाम हैं हमारे समाज में जिन्होंने बहुत सारे कुरीतियों को समाप्त करने की कोशिश की और समाप्त भी किया। वही अगर पुरुषों के साथ किया जाए तो मुझे लगता है कि ट्राई तो करना बनता ही है कि उस समय जो स्थितियां थीं, किस प्रकार से लोग झेल पाते थे इन सारी चीज़ों को। और केवल महिलाओं के लिए था ऐसा, पुरुषों के लिए कोई नहीं। पुरुष प्रधान था, पुरुष जो कहता स्त्री वही करती। और आजकल अगर किसी को नीले ड्रम में पैक कर दिया गया, पहाड़ से ढकेल दिया गया, एक आध दो चार किस्से सुनने को आप आ गए तो आपका दिल दहल जाता है कि ऐसा हुआ। उनके साथ कितने लंबे समय तक ये घटनाएं घटी, इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। मानते हैं ये चीज़ें गलत हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, ताली तो एक हाथ से बजती नहीं है। तो ये समझ लीजिए। चलिए, तो इसमें जो विजय उपन्यास है प्रताप नारायण श्रीवास्तव जी का, इसमें बाल विधवा समस्या को उजागर करने का काम किया गया है, और साथ साथ महिलाओं के साथ कितने दुर्व्यवहार या शोषण किए जाते थे, इसको भी इन्होंने उजागर करने की कोशिश की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज तो गवर्नमेंट नियम कानून अपना व्यवस्था लगा दिया है, उसके अकॉर्डिंग ही सभी लोग जाते हैं, अन्यथा नहीं तो प्रचलन तो ये रहता। बाल विवाह का तो नहीं होना चाहिए, लेकिन पहले था, बच्चा जन्म लिया तभी से उसका शादी तय हो जाता था। चलिए आगे अगर हम इनके रचना के बारे में बात करें तो अगली रचना है विकास। विकास, और इसका जो समय है प्यारे साथी हुआ है 1938। 1938। अब इसमें क्या बात कहा गया है, इसमें ध्यान से समझिएगा। इसमें जो उच्च वर्ग के लोग थे, उन लोगों का जीवन कैसे विलासितापूर्ण तरीके से बीत रहा था, वो अपना जीवन कैसे विलासितापूर्ण तरीके से जी रहे थे, इसका बड़ा ही मार्मिक चित्रण हुआ है। बहुत ही सहजता से, स्पष्टता से प्रताप नारायण श्रीवास्तव जी ने उच्च वर्ग के लोगों की जो विलासिता जीवन था उसको दर्शाने की कोशिश की है। किस उपन्यास में? विकास में। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आप लिख सकते हैं उच्च वर्ग के लोगों का विलासितापूर्ण जीवन का चित्रण, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ा जाए। और देखिए, जब उच्च वर्ग लोग प्रधान होंगे तो निश्चित रूप से निम्न वर्ग लोगों को दबाते ही चले जाएंगे। और वर्तमान समय में आज देखने को आप पा भी रहे हैं
इसमें हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। अब आगे अगर हम बात करें तो अगली रचना इनकी मिलेगी 42। लेकिन ये रचना 1947 में प्रकाशित होता है। नाम लिखा है 42, लेकिन 1947 में इसका प्रकाशन होता है। इसमें क्या बात कही गई है? इसमें 1942 में उन लोगों की बातें की गई है जो स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए हुए थे, जिन्होंने देश को स्वतंत्र कराने के लिए किस प्रकार के कदम उठाए, किस प्रकार की अपनी अपनी भागीदारी निभाई, इसका जिक्र 42 उपन्यास में प्रताप नारायण श्रीवास्तव ने किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं 1942 की जन क्रांति में 1942 में जन क्रांति में भाग लेने वाले या आप 1942 की जन क्रांति का संबंध दिखाया गया है किसमें? 42 उपन्यास में। ठीक है, विदा उपन्यास आपके लिए महत्वपूर्ण है, विजय भी महत्वपूर्ण है, विकास भी महत्वपूर्ण है। अब इनका आगे भी उपन्यास निकल कर आएगा। हम आपको एक क्रम से बता रहे हैं कि कौन कौन से उपन्यास इनके हैं, और साथ साथ मैं आपको महत्वपूर्ण उपन्यास भी बताते चलूँगा। पढ़िए सब, लेकिन जो एग्ज़ाम के लिए याद रखने वाली चीज़ है बस उसको याद रखिएगा। अगली इनकी रचना निकल कर आती है विसर्जन। और यह इसका प्रकाशन होता है 1949 में। 1949 में, और इसमें किस प्रकार की बातें कही गई हैं उसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। इसमें बात किया गया है जीवन की जो निरस्ता है, जीवन की जो निरस्ता है, और समाज में जो नैतिकता है और कुरीतियां हैं, ध्यान से समझिएगा। समाज में जो नैतिकता और कुरीतियां हैं, उनकी भावनाओं का विसर्जन करने की बात इस उपन्यास में किया गया है। ठीक है, नैतिकता को बढ़ावा दिया गया, जो विशेष रूप से कुरीतियां। अब इनकी एक और रचना मिलेगी आगे, बेकसी का मजार। इसमें भी नैतिकता और कुरीतियों की बात की गई है। इसमें विशेष रूप से बताया गया कि जो जीवन की निरस्ता है, ठीक है, और साथ ही साथ जो मानवीय भावनाएं हैं उनको विसर्जित कर दिया जाए। मानवीय भावनाएं आप समझ सकते हैं, कितनी आकांक्षाएं, कितनी उम्मीदें लोगों का जुड़ा रहता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब आगे अगर हम बात करें इनकी रचना निकल कर आती है, अभी हमने आपको बताया बेकसी
मजार, बेकसी का मजार। इसका जो समय है प्यारे साथी वह है 1957। 1957, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। इसमें आप ये 3 महत्वपूर्ण इनका जो उपन्यास जिसे हमने चिन्हित किया है, बस उसी को आप ध्यान में रखिएगा, बाकी चीज़ों को आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। बस इतनी ही चीज़ें आप पढ़िए, लिखिए पूरा, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से जो है उसको उतना ही लिखिए, उतना ही पढ़िए, ठीक है। चलिए, अब यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ें हम। चलिए अब आगे हम बात करें इनकी रचना। आएगा, इनकी रचना आएगा विषमुखी। विषमुखी, विषमुखी का जो समय है प्यारे साथी वो है 1957। आप केवल लिखते जाइए, 1957 नहीं 1958 होना चाहिए। 1957 तो बेकसी का जो मजार है उसका समय है, विषमुखी का जो समय है वो है 1958। इसके बाद इनकी रचना निकल कर आएगी वेदना। वेदना, इसका जो समय है प्यारे साथी वो है 1959। 1959, ठीक है। और वेदना एक ऐतिहासिक उपन्यास है, ऐतिहासिक उपन्यास। वेदना एक ऐतिहासिक उपन्यास है, इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। अगर हम आगे बात करें तो इनकी देखिए बहुत सारी रचनाएं हमें देखने को मिलती हैं और हम समझते भी जा रहे हैं। वेदना आप याद रखिएगा। और एक बात इनके उपन्यासों में आप देखने को पा रहे होंगे, आप उपन्यास को लिखते जाइए और हमें बताइए क्या आप चीज़ें देखने को पा रहे हैं, थोड़ा सा हमें समझाइएगा। फिर इनकी रचना आएगी विनाश। विनाश के बादल। विनाश के बादल, इसका जो समय है वो है 1963। 1963। इसमें विनाश और पतन के विषय में बात किया गया है, मतलब यह विनाश और पतन पर आधारित उपन्यास है कि किस प्रकार से विनाश होता है, किस प्रकार से पतन होता है। विनाश के बादल में यही बात बताया गया, ये महत्वपूर्ण है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अभी एक आएगा रचना इनका विपथगा, वह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो परीक्षाओं में भर भर के पूछे गए हैं। चलिए आगे अगर हम बात करें तो आगे इनकी रचना मिलेगी, यही रचना है विपथगा। कई बार आया है, अभी पिछली बार हमारे ख्याल से जब उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा हुआ था तो शायद वहाँ यह क्वेश्चन पूछा गया था। इसका जो समय है वह है 1964। 1964 आपकी भी परीक्षा में आया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि आपके एग्जाम में नहीं आया हुआ है, ठीक है ना। इसमें बताया गया है कि जो गलत मार्ग पर चलता है, गलत मार्ग पर चलने वाले व्यक्तियों और समाज के नैतिक पतन
पतन का, गलत मार्ग पर चलने वाले व्यक्तियों और समाज के नैतिक पतन का चित्रण किया गया है, चित्रण किया गया है। इसको हमने पूरा इसलिए लिख दिया क्योंकि ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्या हमने 2 टिक कर दिया यहाँ पे, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे अगर इनकी रचना के बारे में बात करें तो अगली रचना निकल कर आएगी वंदिता। वंदिता, अभी हमने आपसे कहा कि कुछ चीज़ें ढूंढिए इनके उपन्यासों में। क्या कुछ चीज़ें आपको मिला? अगर मिला तो कमेंट ज़रूर करें, नहीं तो आगे तो आपको मिल ही जाएगा, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। इसका जो समय है वह है 1968। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो अगली रचना आती है विश्वास की वेदी पर। विश्वास की वेदी पर, विश्वास की वेदी पर, विश्वास की वेदी पर। और यह समय निर्धारण नहीं है इसका कि इसका प्रकाशन प्यारे साथी कब हुआ था, इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी जो परीक्षाओं में आने वाली चीज़ें हैं मैं आपको बताते जा रहा हूँ, उसको भी ध्यान रखिएगा। फिर इनकी रचना आएगी बिहान। बिहान, इसका भी समय निर्धारित नहीं है। बिहान जो है 1957 की जो क्रांति थी, मुख्य रूप से इस उपन्यास में उसी को रखा गया है। केंद्र के रूप में 1957 की क्रांति रखी गई है। ठीक है, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। और देखिए, जितनी भी चीज़ें आपको मैं बताते जा रहा हूँ वो सारी की सारी चीज़ें आप ध्यान रखिए और बढ़िया से तैयार करते जाइए। कोई भी समस्या हो, कहीं पर भी समस्या हो तो निश्चित रूप से आप के पास ऑप्शन है। आप व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़े हुए हैं, वहाँ से अगर आप ग्रुप में नहीं मैसेज कर पा रहे हैं तो आप पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, आपके प्रश्नों का जवाब अवश्य दिया जाएगा। बाकी अगर आप क्लास देख रहे हैं तो उसके नीचे कमेंट बॉक्स भी है, उसमें भी आप कर सकते हैं। जैसे पिछले क्लास में कुछ लोगों ने जो है, अच्छा लगा कि आप लोगों ने जो है फीडबैक दिया इस प्रकार की चीज़ों का। देखिए, हिंदी साहित्य जो है वह यूट्यूब पर उतने बढ़िया तरीके से कंटेंट प्रोवाइड किसी भी अध्यापक ने नहीं कराया। 2-3 क्लास के बाद उन्होंने अपना पेड कोर्स जो है लॉन्च कर दिया, ताकि आप जब तक खरीदेंगे नहीं तब तक आप पढ़ने को पाएंगे नहीं। तो मेरी कोशिश यह है कि मैं, चाहे वह हिंदी साहित्य हो, चाहे वह काव्य शास्त्र हो, चाहे आपके व्याकरण की बात हो, तो सारी चीज़ें धीरे धीरे चलेंगी। कोई भी ऐसा तथ्य नहीं है कि जो अचानक से ही कंप्लीट हो जाए। और हिंदी साहित्य इतना छोटा नहीं, थोड़ा वक्त लगेगा, आप क्रम से बस पढ़ते जाइए। मैंने कई बार बोला, अगर आपका सपोर्ट रहा, अच्छा सपोर्ट रहा, तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें जल्द से जल्द करवा दी जाएंगी। देखिए, यह जितने भी रिकॉर्ड आप देख पा रहे हैं क्लास का, ये सब फ़ोन से रिकॉर्ड होता है, कैमरे नहीं हैं। और कैमरे इतने सस्ते भी नहीं हैं कि जो सारी चीज़ें अवेलेबल कराई जा सकें। तो मेरी कोशिश है कि उसकी व्यवस्थाएं जल्द हो जाएं, ताकि मैं आपको लाइव क्लास पढ़ा सकूं, और पूरा फ्री चलेगा। कोई भी, मुझे लगता है कि पेड कोर्सेस अभी नहीं होंगे, लंबे समय तक नहीं होंगे। बाकी आप पढ़ते रहिए, और आपको अगर कभी फ्यूचर में कभी ऐसा हुआ कि पेड कोर्स भी रखना पड़े तो वो तुच्छ के बराबर ही रहेगा। मान लिया जो सारी चीज़ें होती हैं वो बात की चीज़ें हैं। चलिए, यहाँ हम समझते हैं। देखिए, जितनी भी चीज़ें हमने कहा, आप इनके उपन्यास में देखिए क्या कॉमन पा रहे हैं। आप कॉमन ये पा रहे हैं कि प्रत्येक शब्दों में एक अक्षर सबसे पहले आया है। आया है ना? नहीं आया है तो आप ऐसे टिक बनाकर अपने माध्यम से याद कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर विदा है, विजय है, विकास है, 42 है,
विसर्जन है। देखिए वी 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 व आ गया है ना। फिर आगे अगर देखें तो यहाँ पर भी वी 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 व वी है ना। इन्होंने शुरुआत ही इसी से किया है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी आप लिखते जाइए, पढ़ते जाइए, कोई आपको समस्याएं उत्पन्न नहीं होंगे। मुझे नहीं लगता है कि आपको उपन्यास में कोई समस्या होने वाली है, बशर्ते एक किनारे से आप सारी चीज़ें पढ़ते जाइए। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण मिलता है, इनकी 3 रचनाएं महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्या क्या वह 3 रचनाएं हैं? नूरजहां, एक सूत्र, और एक और रचना इनकी निकल कर आएगी। देखिए वो ध्यान नहीं पड़ रहा है अभी, हो सकता है ध्यान पड़ जाए। नूरजहां, एक सूत्र, अमिताभ एक रचना है इनकी। चलिए, इनका नाम है गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, इनकी जो पहला उपन्यास निकल कर आएगा सामने वह है सूर्यास्त। सूर्यास्त, सूर्यास्त का जो समय है वो है 1922। 1922, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि परिवार और समाज की समस्याओं, परिवार और समाज की समस्याओं का सचित्र वर्णन गोविंद बल्लभ पंत जी के उपन्यास सूर्यास्त में किया गया है। और गोविंद बल्लभ जी पंत जो हैं, इनका यह प्रथम उपन्यास माना गया है। प्रथम उपन्यास, इस बात को ध्यान रखिएगा। इनके दूसरे उपन्यास के बारे में बात करें, इनके दूसरे उपन्यास के बारे में बात करें तो मिलेगा अमिताभ। महत्वपूर्ण है यह। अमिताभ का जो समय है प्यारे साथी वह है 1930 है। अमिताभ का जो समय है वो 1930 है। और इसमें क्या बताया गया है? जो सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन है और साथ साथ जो नायक का संघर्ष है उसके बारे में सचित्र वर्णन किया गया है। तो आप इसमें लिख सकते हैं जो सामाजिक सांस्कृतिक एक मिनट, सामाजिक सांस्कृतिक, अमिताभ 1930, सामाजिक सांस्कृतिक पर आधारित जो भी इनका जीवन है और साथ साथ नायक का संघर्षी जो जीवन है, संघर्षी जीवन
का सचित्र वर्णन इसमें देखने को मिलता है। सचित्र वर्णन इसमें देखने को मिलता है। आज भी गर्मी बहुत पड़ रही है। जब गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो दिमाग शून्य हो जाता है। चलिए, समझ में आ रहा है। यह जो रचना है अमिताभ, महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। इनकी अगली रचना के बारे में बात करें तो इनकी अगली रचना निकल कर आएगी नूरजहां। नूरजहां 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 का जो समय है प्यारे साथी, यह 1930 है। 1930 है। और इसमें जो है इतिहास के बारे में बताया गया है, इसलिए यह एक ऐतिहासिक उपन्यास में आता है। और इसमें नूरजहां के जीवन के बारे में बताया गया है। इनकी जो राजनैतिक जीवन थी और यह जो अपना साधारण जीवन जी रही थी, उसके बारे में गोविंद बल्लभ पंत ने बखूबी चित्रण अपने उपन्यास नूरजहां में किया हुआ है। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि यह एक ऐतिहासिक उपन्यास है। ऐतिहासिक उपन्यास है। इसमें नूरजहां के जीवन और राजनैतिक, ध्यान से समझिएगा, राजनैतिक संबंधों को, मतलब उनके जीवन में जो घटनाएं घटी थी वो तो है ही, साथ साथ इनका जो राजनैतिक जीवन था उसको भी चित्रित किया गया है। इसका चित्रण किया गया है, आप लिख लीजिएगा यहाँ पे। नूरजहां में, कहाँ? नूरजहां भी महत्वपूर्ण है, इसको भी आप चिन्हित कर लीजिए। नूरजहां भी क्या है? महत्वपूर्ण है। गोविंद बल्लभ पंत ने, हमने पहले ही बताया, 3 महत्वपूर्ण रचनाएं आपकी परीक्षा में देखने को मिलता है। पहला अमिताभ, दूसरा नूरजहां और तीसरा मिलता है एक सूत्र। अभी हम आगे भी उसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे हम बात करें। आगे अगर हम बात करें, देखिए क्या मिलता है। अब मिलेगा प्यारे साथी एक सूत्र। एक सूत्र का जो समय है वो है 1935। वह है 1935। इसमें कौन कौन सी बातें बताई गई हैं? इसमें प्यारे साथियों बताया गया है कि मध्यवर्गीय जीवन कैसा होता है और मध्यवर्गीय जीवन में जो निरस्ता फैलता है, निरस्ता होता है, उसका निरस्ता का चित्रण इस उपन्यास में किया गया। किसमें? एक सूत्र में। यह भी आपकी परीक्षा के लिए क्या है? महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए आगे इनके उपन्यास के बारे में बात करें तो अगला उपन्यास हमें मिलेगा मदारी। इसका जो समय है वो है 1935। इसमें कौन सी बातें बताई गई है? इसमें राजनीतिक और समाज में हो रहे जो कुरीतियां हैं, उनके पाखंडों को उखाड़ फेंकने का काम किया गया है। इस उपन्यास में भली बात किया है। तो राजनीतिक और समाज के पाखंड और समाज के पाखंड को उजागर करने का काम
करने का काम इस उपन्यास ने किया हुआ है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यह 6 उपन्यास गोविंद बल्लभ पंत जी का है, जिसमें से 3 महत्वपूर्ण है। आप याद कैसे उन 3 उपन्यासों को रखेंगे, देखिएगा, मैं बता भी देता हूं। गोविंद चलिए, गोविंद, गोविंद ने ये भी आ गया भाई। गोविंद ने अमिताभ और नूरजहां को एक सूत्र में बांध दिया। गोविंद ने अमिताभ और नूरजहां को एक सूत्र में क्या किया, बांध दिया। इससे आप इनके 3 उपन्यास याद रख सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए, बढ़िया से लिखते जाइए। जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आपको याद नहीं होगा। अब हम आगे के उपन्यासों को देखें तो फिर हमें मिलेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका पहला उपन्यास निकल कर आता है अप्सरा। अप्सरा का जो समय है वो है 1931। और इसमें क्या बातें कही गई हैं इसका ध्यान रखेंगे। इसमें नारी की स्थिति और समाज के विरोधाभास को दर्शाने का काम किया गया है। तो इसमें आप लिख सकते हैं नारी की स्थिति और समाज में हो रहे विरोधाभास का जो क्रम चलते आ रहा है, आज भी है, उसको दर्शाने का काम करते हैं निराला जी अप्सरा उपन्यास में। और यह उपन्यास निराला जी का प्रथम उपन्यास है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। इनके अगले उपन्यास के बारे में बात करें तो अगला उपन्यास निकल कर आएगा अलका। इसका जो समय है प्यारे साथी वो है 1933। इसमें नारी के स्वतंत्रता और नारी के स्वतंत्रता और संघर्षशीलता जीवन का चित्रण देखने को मिलता है। किस उपन्यास में? अलका उपन्यास में। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। इनका अगला उपन्यास है प्रतिमा। इसका जो समय है, इसका समय ध्यान रखिएगा 1934। इसका समय 1934 है। और इसमें भी
बात किया गया है स्त्री से संबंधित। स्त्री के नारी की शिक्षा, नारी की शिक्षा मतलब स्त्री की शिक्षा के बारे में बात कही गई है, और समाज सुधार की भी बात कही गई है, क्योंकि अगर नारी शिक्षित होगी, नारी अगर शिक्षित होगी तो पूरा परिवार भी, मेरे ख्याल से लगता है कि पूरा परिवार भी निश्चित रूप से धीरे धीरे शिक्षित होगा। शिक्षित अगर नहीं हो पाता है तो सभ्य तो अवश्य रहेगा। तो जिस परिवार में अगर नारी शिक्षित नहीं है, वर्तमान समय की विशेष रूप से अगर बातें देखी जाएं, तो उस परिवार की जो बोलचाल की भाषा है, जो जीवन शैली है, वो दूसरों से बिल्कुल भिन्न है, अधिकतर देखने को मिलता है। इसलिए शिक्षा जरूरी है। तो उस समय सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने अपनी एक रचना निकालते हैं, प्रतिमा, जिसका प्रकाशन वर्ष 1934 है। इसमें नारी शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कही गई है और साथ साथ समाज सुधार की भी बात कही गई है। इस बात का भी ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तीनों महत्वपूर्ण हैं। फिलहाल अभी तो ये तीनों महत्वपूर्ण ही हैं। अप्सरा भी महत्वपूर्ण है, अलका भी महत्वपूर्ण है और प्रतिमा भी महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगर हम बात करें प्यारे साथी, तो मिलेगा निरूपमा। निरूपमा, इसका समय ध्यान रखिएगा, इसका समय 1936 है, 1936। बाकी ये तीन आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो आप नोट करते रहिए। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इनके 5वें उपन्यास के बारे में बात करें तो इनका 5वां उपन्यास निकल कर आएगा प्रभावती। प्रभावती, प्रभावती। इसका जो समय है 1936, 1936। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। इसमें भी स्त्रियों की शिक्षा के बारे में बताया गया है, उनके संघर्षों के जीवन को दर्शाया गया बहुत ही मार्मिक तरीके से। जो प्रभावती आप उपन्यास देख रहे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का, इसमें भी स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बताया गया है और साथ साथ जो स्त्री है वह किस प्रकार से अपने जो है जीवन को कितने संघर्ष में जी रही है, कितनी कठिनाइयों के साथ वह समाज में अपना जीवन व्यतीत कर पा रही है, उन्हीं के संघर्षों को दर्शाने का काम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी अपने उपन्यास प्रभावती में करते हैं। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। इनकी जो 6वीं रचना है वो है चमेली। चमेली, चमेली, ठीक है। अब इसमें अगर बात करें हम इसके समय के बारे में बात कर लेते हैं। 1941 है। इसमें अगर हम बात करें प्यारे साथी, तो इसमें निम्न वर्ग के स्त्रियों की क्या स्थिति थी, मतलब निम्न वर्ग के स्त्रियों की स्थिति के बारे में इन्होंने बताया है। कौन सी रचना में? चमेली की रचना में। स्त्रियों की क्या दयनीय स्थिति थी, किस प्रकार से उनका समाज में जीवन व्यतीत हो रहा था, इसके बारे में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने चमेली उपन्यास में बताया हुआ है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें प्यारे साथी, तो अगली जो रचना है वह है चोटी की पकड़। चोटी की पकड़। और यह प्यारे साथी आता है 1944 में। 1944 में, ठीक है। सत्र याद रखिएगा। अगली रचना के बारे में बात करें तो इनकी अगली रचना निकल कर आएगी काले कारनामे। काले
कारनामे, काले कारनामे, और इसका जो समय है वो है 1950। और आप जानते हैं 1950 इसका मतलब हमें स्वतंत्रता की प्राप्ति हो गई थी। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद समाज की क्या स्थिति रही, समाज में किस प्रकार का भ्रष्टाचार फैला हुआ था, किस प्रकार से चीजें चल पा रही थी, और विशेष रूप से इन्होंने भ्रष्टाचार को उजागर करने का काम काले कारनामे में किया हुआ है। ठीक है ना, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। तो इसमें आप चमेली याद रखेंगे, प्रभावती याद रखेंगे। इसके बाद हम देख लेते हैं, हमने अप्सरा, अलका, प्रतिमा को बताया, और आप देख रहे हैं सभी ये नाम जो है नाम नारियों पर ही है, अप्सरा, अलका, प्रतिमा, निरुपमा। इसके बाद अगर हम देखें तो प्रभावती, चमेली, बस यही दो रचनाएं थोड़ी सी डिफरेंस है। चोटी की पकड़, काले कारनामे। तो जितना आपको बताया गया कि आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी है, महत्वपूर्ण है, केवल आप उन्हीं रचनाओं को विशेष रूप से लिखेंगे और याद रखेंगे। ठीक है ना। इसमें एक एक दो दो लाइनें आपको इसलिए इसके बारे में बताया जा रहा है कि याद करना थोड़ा सा आसान है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको आसान हो जाएगा, आप अपने अनुसार रख सकते हैं। चलिए आगे हम बात करें तो आगे एक और जो है शख्स का नाम निकल कर आता है, आचार्य चतुरसेन शास्त्री। आचार्य चतुरसेन शास्त्री। देखते हैं शास्त्री जी कौन कौन से उपन्यासों को लिखते हैं। चलिए, इनका पहला उपन्यास निकल कर आता है हृदय की परख। हृदय की परख। प्यारे साथी, यह उपन्यास आता है 1918 में। 1918 में। अब इसका जो प्रयोग किया गया है इस उपन्यास में, किन तथ्यों को बताया गया है, हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। इसमें प्यारे साथी, विवाह से पहले जो प्रेम संबंध थे और अवैध संतान की जो प्राप्ति थी उसके बारे में बहुत ही मार्मिक चित्रण किया गया है। मतलब इसमें प्रेम पूर्व संबंधों को उजागर किया गया है और जो अवैध तरीके से संतान की प्राप्ति होती थी उसके बारे में इन्होंने उजागर किया हुआ है। आज आप देख रहे होंगे कुछ समय पहले हमारे जो आदरणीय पूजनीय हमारे जो हृदय के करीब हैं प्रेमानंद महाराज जी, उन्होंने इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा बात किया और कुछ हमारे समाज की जो महिलाएं जिनको उस प्रकार की आज़ादी चाहिए उनके खिलाफ बहुत ही गंदी बातें बोलना शुरू कर दी। आप एक बार सोच कर तो देखो, कुछ वर्षों पहले जो है समाज में स्त्रियों की क्या स्थितियां थीं। अगर आपको अधिकार दिए जा रहे हैं समाज में बराबरी का, तो आप उसका दुरुपयोग तो ना करें, आप उसका दुरुपयोग ना करें। ठीक है ना। तो वही बात किया गया था कि शादी से पहले लड़का और लड़की एक साथ रह सकते हैं और इसी पर डिस्कस था कि शादी से पहले लड़का और लड़की एक साथ रह सकते हैं। हमारे वहाँ तो जूता चप्पल से मारा जाता, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे गांव में अभी भी ऐसी चीज़ें हैं। ठीक है, आप अपने पार्टनर को चुनने का जो है विकल्प रखते हैं कि है, लेकिन आप इस प्रकार की चीज़ें नहीं कर सकते हैं। इससे प्रभाव पड़ेगा आने वाली पीढ़ी को भी। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता है, संभव नहीं हो सकता है, हर जगह गलत ही है,
लेकिन अगर समाज की दृष्टि से देखा जाए, हमारे भारतीय परंपरा, हमारे जो संस्कृति है, हमारे जो इतने धरोहर, विश्व धरोहर के रूप में जो हमारी संस्कृति पूरे विश्व में जो है विख्यात है, उस पर क्या बीतेगी। आप पाश्चात्य चीज़ों को लेकर आ रहे हैं, थोड़ा पाश्चात्य चीज़ों में जो है उनके शादी विवाहों के संबंधों को तो देख लीजिए कि उनका जीवन कैसे व्यतीत हो रहा है, फिर आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोगों से पहले हमारे जो माता पिता रहे हैं या उनसे पहले जो रहे हैं उनका जीवन भली बात नहीं चला है, आजकल ही ये समस्याएं देखने को मिल रही है। तो इसमें हृदय की परख में जो है विवाह पूर्व संबंधों के जो है चित्रण किया गया है उसमें, और साथ साथ बताया गया जो अवैध तरीके से जो संतान की प्राप्ति होती है उसके बारे में उजागर करने का काम चतुर्थ सेन शास्त्री जी अपने उपन्यास हृदय की परख में करते हैं। आगे अगर हम बात करें तो मिलेगा व्यभिचारी। व्यभिचार मिलेगा, व्यभिचारी नहीं है। इसका जो समय है प्यार साथी वह है 1924। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है। अब व्यभिचार शब्द से आप समझ सकते हैं इसमें अश्लीलता भर भर के है, और उसी अश्लीलता को, और किस प्रकार की अश्लीलता को, प्रेम संबंधी अश्लीलता को, जो कुछ समय पहले आप देखने को पा रहे थे कि ऐसे कुछ हमारे संत महात्मा थे जिन्होंने आवाज़ उठाई, अच्छे चीज़ों को बताया, उन पे जो है उंगलियां उठाई गई, बहुत से लोगों ने उठाया, जिनको न तो जो है सब तरीके से समाज में रहने आता है। अभी शॉर्ट ड्रेस को लेकर भी यह कहते हैं कि हमें पूर्णतः स्वतंत्रता है कि हम किसी भी प्रकार से रह सकें, आप रहें। लेकिन समाज में भी देखें कि समाज और विशेष रूप से भारतीय इतिहास को भी उठाकर देखें, हमारे वहाँ की संस्कृति, परंपरा, सभ्यताएं क्या रही हैं, थोड़ा सा उस पर भी देखें। हमारे वहाँ के जो ड्रेस है ना बहुत ही साधारण तरीके से हैं, लेकिन स्त्रियों का देखिए सौंदर्य तभी देखने को मिलता है जब उनका, चलिए छोड़ते हैं, इस बारे में बात नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो व्यभिचार इसलिए हम थोड़ा सा बात कर रहे थे। व्यभिचार में जो है प्रेम विलासता के जीवन को दर्शाया गया है कि प्रेम का नाम रखकर किस प्रकार से अश्लीलताएं फैलाई जा रही हैं। वर्तमान समय में तो इसका एक अप्रत्यक्ष उदाहरण आप देखने को पा रहे होंगे। तो चतुर्थसेन शास्त्री ने अपने उपन्यास व्यभिचार में इसी का जिक्र किया है कि प्रेम संबंधी विलासिता किस प्रकार से हो रहा है, प्रेम के नाम पे विलासिता जीवन कैसे व्यतीत कर रहे हैं, उस पर इन्होंने बताया है। चलिए आगे बात करेंगे, आप लिखते जाएंगे साइड में जो भी आपको जानकारियां दी जा रही हैं। इसके बाद मिलेगा अमर अभिलाषा। अमर अभिलाषा, अमर अभिलाषा, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसका जो समय है 1933 है, और इसमें प्यारे साथी क्या बात बताया गया है, इसमें बताया गया कि विधवाओं पर होने वाले जो अत्याचार हैं उसको दर्शाने का काम किया गया है। तो इसमें लिख सकते हैं विधवा पर होने वाले अत्याचारों को चित्रित किया गया है, मतलब इसका वर्णन किया गया है, अमर अभिलाषा में कि जो विधवा है उस पर किस प्रकार का अत्याचार हो रहा है। समाज आज भी उन्हें है की दृष्टि से देखता है, या आप भी समझ सकते हैं इन सारी चीज़ों को। उनको भी सम्मान की दृष्टि से देखा जाना चाहिए, इज्जत की दृष्टि से देखा जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी भी हमारा समाज इसे बहुत कम परिस्थितियों में एक्सेप्ट कर पाता है। इसके बाद मिलेगा आत्मदाह। इसका जो समय है प्यारे साथी वो है 1937। अमर अभिलाष का जो समय है वो है 33 है, ठीक है। इसमें क्या बताया गया है थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। आत्मदाह में प्यारे साथियों देश प्रेम की आज़ादी के लिए, देश प्रेम की आज़ादी के लिए
जो आंदोलन किए गए थे उसका विस्तृत रूप से चित्रण किया गया है। सचित्र वर्णन देश आत्मदाह में देखने को मिलता है, जिसका जो समय है 1937 है। ठीक है ना। तो हृदय की परख, व्यभिचार, अमर अभिलाषा, विधवा पर आत्मदाह, इस प्रकार के उपन्यास चतुर्थ शास्त्री जी के देखने को मिले हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। हमारे ख्याल से आज का आपका टाइम हो गया है। ठीक है। क्लास में केवल हम उतनी ही चीज़ें पढ़ने की कोशिश करेंगे जो एक दिन में आप कवर कर सकें, लिख सकें, समझ सकें। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो क्लास को ज़रूर शेयर करें। चैनल पे अगर आप नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब करना हमारे मनोबल को बढ़ाता जाएगा और हमारी कोशिश रहेगी आपको पूरे कंटेंट फ्री में हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल कराते रहें। ठीक है। कोई भी समस्या हो, कोई भी बात हो तो आप ज़रूर जो है मैसेज करें, अपनी बातों को बताएं। कोशिश करेंगे कि हम उन समस्याओं को हल कर पाएँ। ठीक है। थोड़ी सी असुविधाएं हैं कुछ चीज़ों को लेकर, जैसे स्थान का, जैसे मुख्य सड़क के किनारे ही यह क्लास जो है निर्धारित किए गए हैं और रिकॉर्ड किए जाते हैं, तो थोड़ी सी असुविधा होती है वाहन को लेकर। साथ साथ अभी कैमरे उपलब्ध नहीं हैं, मोबाइल से रिकॉर्ड करना पड़ता है, इसलिए आप लोगों के लाइव क्लास नहीं दे मिल रहा। जैसे ही ये सारी चीज़ें उपलब्ध होती हैं तो मैं कोशिश करूँगा आप सभी को लाइव क्लास ही पढ़ाऊँ, क्योंकि रिकॉर्ड करना, फिर उसको एडिट करना, फिर अपलोड करना, थोड़ी सी असुविधा मुझे महसूस होती है, टाइम बहुत ज़्यादा चला जाता है। चलिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं हम नए क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।